ओके, सो इट्स टाइम फॉर हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड काव्स। और आज के लिए हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा एक स्ट्रेंथ बेस्ड मूवमेंट पे, एंड दैट इज़ बेसिकली डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सूमो वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि हमें मैक्सिमम वेट्स को लिफ्ट करना है। इट इज़ जस्ट फॉर द हिप हिंज मूवमेंट। अब हिप हिंज कौन कौन से ऐसे मूवमेंट है जहाँ पे हम कर सकते हैं? इट इज़ लाइक गुड मॉर्निंग्स, आरडीएल्स, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स, हाइपर एक्सटेंशन और जितने भी ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पे हमारे लाइक ग्लूट टू स्पाइन का एंगल कम हो रहा होता है। और इसमें अगर हमें ऐसा कोई मूवमेंट चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे हैम स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपने नीज़ को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करते हैं और जहाँ पे हम अपने लोअर बैक को एक स्ट्रेस पोजीशन पर रखते हुए अपने हैम स्ट्रिंग्स को आइसोलेट करते हैं। लेकिन इसका एक स्लाइट सा सेफ़र वेरिएशन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सब लोग जानते हैं, दैट इज़ रोमेनियन डेडलिफ्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा स्लाइट अपने नीज़ बेंड कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो भी एक लाइक काइंड ऑफ फाइबर्स रिक्रूटिंग मोटर यूनिट्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं हमारे थोड़े बहुत ग्लूट्स पे भी। तो यहाँ पे हमारे ग्लूट्स पे भी एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और प्लस हम थोड़ा सा उसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इन द कॉन्सेंट्रिक पार्ट ऑफ द डेडलिफ्ट, एंड प्लस देयर इज़ अ स्लाइट एंगेजमेंट ऑफ क्वाड्स ऑल्सो। तो क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसे डेडलिफ्ट काइंड ऑफ मूवमेंट जब लिफ्ट करते हैं उसे, तो क्वाड्स वहाँ पे एक प्राइमरी मसल ग्रुप है जो कि स्ट्रेंथ या फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर एक मूवमेंट बिल्कुल लाइक काइंड ऑफ आइसोलेशन बेस्ड हो। आइसोलेशन के लिए हम कोई और मूवमेंट्स करते हैं जहाँ पे हमें उन मसल ग्रुप्स को सिर्फ लाइक स्टिमुलेट करना होता है, जहाँ पे हम उसे बहुत ज़्यादा अनहाइलेट नहीं कर सकते हैं। अनहाइलेट का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मैनर में हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग लाइंग कर्ल या सीटेड कर्ल भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक मसल ग्रुप ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है, दैट इज़ हैमस्ट्रिंग्स। तो वहाँ पे हमें और मसल ग्रुप्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है जिससे कि हम और ज़्यादा वेट्स के संग ट्रेन कर पाएँ या फिर और ज़्यादा हम मैक्सिमम लोड उस पर फील कर पाएँ। इसीलिए वो एक बहुत ज़्यादा मैनर्ड तरीके से लाइक ट्रेनिंग सिस्टम है, अनलाइक द कंपाउंड मूवमेंट्स। जहाँ बात होती है कंपाउंड मूवमेंट्स की, वहाँ पे एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जब भी काइंड ऑफ अगर हमारी हैमस्ट्रिंग्स किसी पॉइंट पे वीक भी पड़ रही होंगी इन द मूवमेंट, तो क्या पता हमारे ग्लूट्स या लोअर बैक उसे सपोर्ट कर दे या इवन दो क्वाड्स भी, जिससे कि हम इजीली उस वेट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी कम डाउनवर्ड्स या फिर इसेंट्रिक पार्ट जो हमारा होता है उसका, तो हम उसे ट्राई ये करेंगे कि मैक्सिमम टेंशन उस पर सिर्फ टारगेटेड मसल ग्रुप पर है, यानी कि हैमस्ट्रिंग्स पे। तो ये ऐसे कुछ बायस्ड एग्जीक्यूशन या टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं बाय द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक फंक्शनैलिटी होते हैं। अब प्रीचर कर्ल्स फॉर लाइक बाइसेप्स, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने लाइक स्विंगिंग विद अवर शोल्डर्स एंड शोल्डर जॉइंट ये सब नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज़ फॉर हैमस्ट्रिंग्स ऑल्सो। तो कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली थोड़ा हैवी जाना इज़ काइंड ऑफ मोर बेनिफिशियल, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम चाहें तो भी हैवी नहीं जा सकते हैं, बिकॉज द ओनली मसल ग्रुप विच इज़ वर्किंग इज़ द टारगेटेड वन। तो प्रीचर कर्ल्स नो बडी डज द PR लिफ्ट्स, लेकिन when it comes to barbell lifting, whatever we may call it,
तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा PR हिट करते हुए दिखेंगे, लाइक लोडिंग 20 kgs each side and whatever the kind of weight, with lot of momentum they try to break like their records with it. लेकिन same thing they cannot do in preacher culls. It is just because of the functionality of that movement. वहाँ पे अगर PR हिट करने का ट्राई करते भी हैं, so we already know what would be the result of it. तो इसीलिए what we sort of try to do is to include both sort of movements, the heavy ones and we may call it the lighter ones. And the lighter ones are basically the more isolation focused and the heavier ones are more compound focused. I don't think this session would be taking more than 30 minutes. तो जल्दी से फिनिश करते हैं और मिलते हैं सीधे वापस यहीं पर.
तो आइडियल्स वर लिटरली हैवी, लेकिन उसमें स्लाइड सा वेरिएशन ये, जो भी हमारा कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट था वो हमने एक कांस्टेंट ना रखते हुए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमने उस फॉर्म में कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से लिया। मतलब ये, जब भी हम अपना लाइक फॉर एग्जांपल ये लिफ्टिंग वाला पार्ट कर रहे थे तो वहाँ हमने अपनी बैक को बहुत ज़्यादा लाइक हिप का एंगल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, तो इससे ये हुआ कि हमारी लोअर बैक पे स्ट्रेस कम से कम आया इन द कॉन्सेंट्रिक फेज, और इसेंट्रिक में हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हैमस्ट्रिंग्स पे सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। तो मेन फोकस हमारा हैमस्ट्रिंग इज़ कंप्लीटेड, और दूसरा मूवमेंट था हैमस्ट्रिंग लाइंग कर्ल, जिसमें कि इट वाज द सुपर लाइट वेट, फेल्ट ईच एंड एवरी फाइबर, और इंटेंशनली ये काफ़ी लाइट मूवमेंट रखा आज जस्ट टू इम्प्रूव मोर एंड मोर माइंड मसल कनेक्शन। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, with this 3 movements in total and 3 working sets each. So in total it is around 9 total working sets for complete hamstrings and calves. Not too high volume and still not the least kind of volumetric in the sense. तो अभी के लिए बहुत जल्दी से पम्प चेक या फिर जो भी हमारी प्रोग्रेस है उसे ट्रैक करने का एक तरीका फिनिश करते हैं एंड मिलते हैं फिर सीधे इन द कार। ओके, सो एंड ऑफ द सेशन एंड बात करें अगर आज की ट्रेनिंग अप्रोच की, सो इट हैज़ बीन द मोस्ट लाइटेस्ट hamstring curls I have ever done in my life, and this is actually more effective than working with the half of the stack, and this is just because not in the terms of muscle building but in the terms of feeling that muscle fibers working. तो ये ज़रूरी नहीं है कि मसल अगर काम कर रही है तो वो उसी मूवमेंट से या उसी स्ट्रेस लेवल से ग्रो कर सकती है। मतलब ये, जो भी हम एज यूजुअल हैवी वेट का हो या मॉडरेट वेट से जो भी ट्रेनिंग करते हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली मोर इफेक्टिव देन ट्रेनिंग लाइक दिस, लेकिन जस्ट इन द सेंस ऑफ बिल्डिंग मसल्स, या फिर अगर कहें तो इन अदर वर्ड्स हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर हाइपरट्रॉफी के बाद किसी और चीज़ में हमें एक्सेल करना है तो वो होगा टू नॉट गेट इंजर्ड। दैट इज़ लिटरली बिकमिंग अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द पास्ट सेशंस। और ये इसीलिए क्योंकि सिर्फ हाइपरट्रॉफी इज़ नॉट द मेन एंड गोल of this journey. The goal is literally to be more athletic and to look leaner than ever with most of the muscle mass in body for a very longer period of time. तो गोल कोई यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म नहीं है कि सिर्फ लाइक फॉर अ कंपटीशन हम
अपनी फिजिक बिल्ड कर रहे हैं, इट इज़ फॉर द लॉन्गर पर्पस। तो कंपटीशन या फिर कोई भी एक स्पोर्ट इज़ लाइक अ बाय प्रोडक्ट थिंग फॉर मी। अभी ऐसा कोई हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है टू ट्रेन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। मेन टारगेट अभी हमारा ये है कि जो भी हमारे ओवरऑल फिजिक में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की डिमांड है जहाँ पे, उसे फुलफ़िल करना। हमारा ऐसा कोई भी मोटिव ये नहीं है कि जो ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्गर लिफ्ट्स या स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं एंड दे एन्जॉय डूइंग दैट, लेकिन हमारा अभी यहाँ पे फोकस उन मसल ग्रुप्स पे ज़्यादा है जो कि ओवरऑल फिजिक में थोड़े से कहीं पीछे हैं। तो इसीलिए व्हाट पीपल वुड हैव नोटिस्ड, एंड इफ नॉट आई एम जस्ट टेलिंग, कि हमने पिछले 3-4 महीने से एक कोई भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल आर्म सेशन नहीं करा है, एंड इट इज़ अ इंटेंशनल थिंग। मतलब ये कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को हमने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करने की ट्राई करा है, और ये एक इंटेंशनल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट ग्रोइंग। इफ़ आई जस्ट वांटेड टू ग्रो देम, दे कुड बी द मोस्ट आउटलुकिंग मसल ग्रुप इन टू द फिजिक। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ कंपेयरिंग अदर मसल ग्रुप्स नहीं लगते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करा अपने फोर आर्म्स पे, और जिससे कि जो भी हमारे ओवरऑल आर्म्स की सिमेट्री है वो थोड़ी और ज़्यादा कंप्लीट लगे। फोर आर्म्स कभी भी इतने छोटे नहीं थे, लेकिन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इतने बड़े थे कि फोर आर्म्स उस प्रोपोर्शन में नहीं दिखते थे कभी भी। तो इसीलिए हमने क्या करा, अपने फोर आर्म्स को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दिया और अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को नॉट कम्प्लीटली लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते गए। और क्या ये हम अभी और टाइम तक करेंगे? तो आंसर ये है यस, डेफिनेटली। जब तक हमारी बॉडी एक सर्टेन स्टैंडर्ड में नहीं आ जाती है, सर्टेन स्टैंडर्ड का मतलब जो भी एक हमारा स्पेसिफिक गोल है, जो भी एक प्रपोर्शंस मैच करने के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे फोकस में रखते हुए हमें ऐसा कोई भी अपने ट्रेनिंग रूटीन में एडजस्टमेंट नहीं करना है जिससे कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल है। अब जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वॉट एवर वी कुड एंड वी कैन, सो वाई नॉट टू डू। तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस हमारे लिए कोई भी लिफ्ट्स रखते हैं तो वो यही, इंक्लूडिंग टुडेज रेस्ट ऑफ द सेशन, मैटर नहीं करते हैं इसके आगे। क्योंकि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी क्वाड से, उसके बाद बैक, और आज पोस्टीरियर चेन यानी कि हैमस्ट्रिंग्स, कव्स और लिटिल बिट ऑफ ग्लूट्स। सो दीज वर द एरियाज विच नीडेड मोस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट। अब बचते कौन से मसल ग्रुप हैं? वो है चेस्ट, या मोस्टली जो भी एंटीरियर सॉर्ट ऑफ मसल ग्रुप्स हैं जो कि सामने से दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर एक दिन में ही सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, सो व्हाट आई थिंक इज टू exclude
arms out of the situation. So tomorrow it would be only chest and shoulders and might be abdominals. So at this point I think core is more important than having bigger arms. Or it may sound very frustrating that I do not want bigger arms to be hanging out from my t-shirt, but it's actually the case. तो अभी के लिए हमारी ट्रेनिंग अप्रोच कुछ ऐसे ही लगने वाली है. Might be it could look boring to you, but it is what I aim for the end result. तो अभी के लिए एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन के साथ.